हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th साइंस के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम लोग आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल इस सेशन में होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों पे शेयर कर दें जिससे कि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ए में दिया है वास्तविक होता है, बी में काल्पनिक होता है, सी में दिया है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो पहला का बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ए में दिया है अवतल दर्पण से, बी में समतल दर्पण से, सी में दिया है उत्तल दर्पण से, और डी में कह रहा है सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ए में दिया है सीधा होता है, बी में उल्टा होता है, सी में तिरछा होता है, और डी में दिया है औधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 3 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात हमारी लेंस की क्षमता में परिवर्तन कैसे किया जाता है। पुतली द्वारा किया जाता है, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा किया जाता है, और डी में दिया है परितारिका द्वारा। तो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। अब ये पक्षमाभी क्या होता है? पक्षमाभी जो होता है लेंस की कठोरता और उसकी फोकस दूरी के संबंध को संशोधित करता है जिससे कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और आंखों को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता मिलती है। और निकट देखने के लिए पक्षमाभियां जो होती हैं मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और जिससे लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकस क्षमता घट जाती है। तो समझ गए बाबू, लेंस अभिनेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा? पक्षमाभी द्वारा। 4 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? हमने आपको एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताया है वर्ण विक्षेपण के रंगों के क्रम को याद करने के लिए। वहां पे इंद्रधनुष के बारे में भी बताया है और स्पेक्ट्रम में रंगों का विक्षेपण कैसे होता है, किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बहुत ही स्पेशल ट्रिक के साथ आपको बताया है। नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लें। मरते दम तक रंगों के क्रम आप नहीं भूल सकते हैं। बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ आपको बताया है। वहां पे हमने बताया कि लाल रंग का जो झुकाव होगा वो एकदम कम होता है और बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम, इसलिए विचलन अधिक, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका विचलन कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए में दिया हुआ है आपको कांच की सिल्ली, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल लेंस, और डी में दिया है प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें किसी लेंस और दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। 6 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो बल्ब की शक्ति यानी पावर P बराबर होता है V इंटू आई, और यहां से I का सूत्र यानी प्रवाहित धारा का मान निकाल सकते हैं P अपॉन V यानी P बाय पावर बाई वोल्ट। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो पावर है हमारा 100 वाट का बल्ब है और प्रवाहित हो रहा 250 वोल्ट है।
क्रॉस कटेंगे तो 10/20 25 चौका 100, यानी कि आंसर आएगा 0.4 एम्पियर की धारा उससे जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो गतिशील कौन करते हैं? तो गतिशील करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल है बाबू। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रवाहित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? यानी शक्ति यानी पी आपका मान आपको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं बाबू, आपको दिया क्या है? 220 वोल्ट। क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है और पी दिया है आपको 100 वाट, 100 वाट दिया है। तो यानी भी दिया है और पावर दिया है। इससे आप विद्युत धारा निकाल सकते हैं। विद्युत धारा क्या हो जाएगा? पी यानी पावर बाई वोल्ट यानी P बाई V, यानी कि 100/220 यानी कि 10/22। I विद्युत धारा का मान क्या होगा? 10/22 यानी कि I का मान आ गया 10/22। और फिर आपसे कहा है 110 वोल्ट यानी भी आ गया आपको 110 वोल्ट। तो आपसे पावर पूछ रहा है तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर बराबर I इंटू V, यानी VI। पावर बराबर क्या होता है? VI, यानी कि वोल्ट में प्रवाहित धारा से हम मान करेंगे। V का मान है 110 और I निकाला है आपने 10/22। 22 से कम 22, 22 25 110, यानी कितना हो गया? 50 वाट का पावर है उसका बॉल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कितना होगा बाबू? सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। 10 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो विद्युत प्रेरक की खोज फैराडे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? ए में दिया विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, बी में प्रेरित विद्युत पर, सी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और डी में दिया प्रेरित चुंबकत्व पर। तो विद्युत जनित सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका सही आंसर सी होगा। 13 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा। ए में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर बी होगा। 14 नंबर में देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अनवीकरणीय माने समाप्त होने वाले ऊर्जा का स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 15, एक उत्तम ईंधन है क्या? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो एक उत्तम ईंधन का सही आंसर जैव गैस है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जस्ता, जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिकम HCl से अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस किसमें है? तो 16 का डी सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन,
आयरन। तो धातु और धातु चैप्टर में हमने धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराया है, वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में हमने जानकारी दी है। उस टॉपिक को अगर आप याद किए हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो जिसमें एक अभिकारक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबू पूछा है निम्नलिखित में से कौन लवण है? ए में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सल्फेट दिया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए अम्ल है, ए दोनों क्षार है। 20 नंबर देखिए, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जब लाल तप्त लोहे पर यानी Fe पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं यानी H2O प्रवाहित करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर Fe3O4। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ए है, सी नंबर है, Fe3O4। आइए, इसको कहते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड और ए नंबर में कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो कितने पारास के बीच कार्य करता है? 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो हमारे शरीर के पीएच मान जो है 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 22, शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो शुद्ध सोने को हम लोग 24 कैरेट में हम लोग व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु की बात कर रहा है। ए नंबर में है ब्रोमीन, बी में है पारा, सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन और धातु की बात करेगा तो पारा। क्वेश्चन नंबर 24, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अगर आपने मिश्र धातु वाला हमारा ट्रिकी वीडियो नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज होंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने बताया। 16 3 बार देखा है, 16 3 बार देखा है, 16 3 यानी 100 से शोल्डर जो है, लेड बने सीसा और टीन से टीन, यानी शीशा और टीन के मिलने से क्या बना है? शोल्डर बना है। तो और भी ट्रिक आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे उस मिश्र धातु वाला ट्रिक की वीडियो देख लें, आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो शीशा और टीन के मिलने से क्या बनेगा? शोल्डर। 16 3 बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। अल्कोहल की पहचान अगर जाने तो उसका होता है OH। अगर इस ऑप्शन के आधार पर छाटे तो कोई नहीं है। इथाइल क्या है? इथेन। इथेन का सूत्र होता है C2H6 और एक हाइड्रोजन को हटने से वहां पे OH आ जाएगा। तो C2H5B सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 6 होनी चाहिए। तो देखिए किसमें है? सी में है, C6H6। इसका नाम है बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन को 3 आबंध होते हैं? तो हमने एक ट्रिक बताया था, जोड़ो छोड़ो घटाओ, हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक सभी हमने प्रत्येक वीडियो से संबंधित जो भी है आपको बहुत ही प्रयास किया है याद कराने का। और एक ट्रिक हमने बताया है, जोड़ो छोड़ो घटाओ। जोड़ेंगे एल्केन, छोड़ेंगे एल्कीन, घटाएंगे एल्काइन। तो एल्केन में 1 बॉन्ड, एल्कीन में 2 और एल्काइन में 3, यानी कि छोड़ेंगे तो जितना कार्बन उसका दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन, दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन, दुगुना से 2 कम, यानी कि देखिए यहाँ पे दुगुना से 3 का दुगुना 6, 2 कम 4, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम अगर कहें तो ए प्रोपेन है, प्रोपेन से बना है प्रोपाइन।
क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी के उद्दग्र स्तंभ जैसे एक खड़े हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं वर्ग, और जो क्षैतिज में लाइन ऐसे हैं इन्हें कहते हैं आवर्त। तो इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको उद्दग्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो उद्दग्र है उसे कहते हैं हम लोग वर्ग। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 29 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। 18वें ग्रुप को, 18वें वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य ग्रुप या अक्रिय गैस। इसके लिए हमने आवर्त सारणी याद कराया है और बताया है कि हरभजन नेहरा अगरकर 0 रन। हरभजन यानी He, नेहरा नियोन, अगरकर, अगरकर से आर्गन, कर से क्रेप्टन, जेनॉन और रिडॉन। तो आप उस वीडियो को देखे हैं तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी यहाँ पे है, क्या हो जाएगा? He। क्वेश्चन नंबर 31, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को क्या कहते हैं? बायो से संबंधित प्रश्न है बाबू। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो 31 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? ए में पुनरावशोषण, निस्यंदन, आस्तर, अपोहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, अपोहन क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। 33 नंबर है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, आग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? लीवर हो जाएगी। 33 का ए सही है। 34 नंबर, ग्वाइटर अथवा घोघा रोग किसके कमी से होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। 34 का बी सही है। 35 नंबर है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। 35 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य, अपरागम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 37, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉनसन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने, ग्रिफिथ ने। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किसके द्वारा होता है? मादा मच्छर द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू? मादा द्वारा होता है मलेरिया, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर अर्थात मादा मच्छर द्वारा किस तरह के जल में होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से कोई नहीं। तो मादा मलेरिया द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है मादा मच्छर द्वारा, वो गंदे जल से होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने पदार्थ जो है वो सूखे घास पत्ते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। 40 का ए सही है। तो इस 40 क्वेश्चन में आपने कितने ऑप्शन किया? फिर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।